तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो हमने इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने देखा कि बेसिक क्या होता है एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे वर्क करता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है, और हम कैसे डिस्चार्ज पोटेंशियल से वैल्यू डिस्चार्ज पोटेंशियल से पता लगाते हैं कि कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा। एक कैलकुलेशन देखते हैं और हम बाद में इसके जाके हमने फैराडे लॉ देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये कर लिया है, ठीक है। अब इसके आगे जो आता है हमारे पास वो आता है कि जो फैराडे लॉ था उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास जो फैराडे लॉ था वो हमारे पास था ये हमारे पास फैराडे लॉ था, ठीक है। ये हमारे पास फैराडे लॉ था, ये हमारे पास निकल के आया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, ये आपको बस नॉर्मल बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है फैराडे लॉ। जब हम क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस में बात करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे घूमते हैं, जब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन अगला कैसे घुमाता है, ठीक है। हमारे पास कैसे क्वेश्चन घूम के आते हैं, क्या देखा क्या निकलवा लेगा अपने से, ठीक है, वो इसकी एप्लीकेशंस में हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है, केस फर्स्ट जो हमारे पास आता है, तो हमें ये पता है करंट हमें दिया गया है, टाइम हमें, अगर टाइम और करंट गिवन है, टाइम एंड करंट ये दोनों अगर गिवन है तो हम नॉर्मली ये ही यूज करते हैं, आई टी। ये इसका होगा केस फर्स्ट, नॉर्मल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। केस सेकंड जो होता है, केस सेकंड जो होता है हमें ये पता है क्या होता है, चार्ज क्यू, ठीक है, हमें पता है क्या होता है चार्ज क्यू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में वो हमें इस टाइप से चार्ज देके पूछ सकता है, करंट देके पूछ सकता है और टाइम देके भी पूछ सकता है। तो ये हमारा इसका हो गया केस सेकंड। अब क्वेश्चन धीरे धीरे इसमें तो घूमते जाएंगे, देखना, ठीक है। केस अगर थर्ड की बात करें, केस थर्ड की बात करें तो हमारे पास हमें ये पता है कि Q, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, और फैराडे, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखो हमेशा जगह की कमी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ हम बात करें 96500 हमारे पास कूलाम ये होता है। अब अगर आपने पहले पढ़ा हो, फर्स्ट वीडियो देखा हो, तो हमें पता है ये कैसे निकल के आता है। 1 मोल लेते हैं और जब इसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻19, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये हो गया, ठीक है। चलो इसको क्या लिखना, तो बस इसकी बताएं है कि कैसे ये वैल्यू निकल के आती है। ये हमारे फैराडे में दे रखा है, फैराडे चार्ज आएगा वो भी कूलाम में आएगा, हमें पता है चार्ज वो भी आएगा, कूलाम में कोई वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको अगर देखें, मान लो 3 कूलाम वैल्यू आ गई, 5 कूलाम, कितनी भी आ गई, कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ फैराडे। ध्यान से देखो, इसको हम नंबर ऑफ फैराडे नहीं कह सकते। मान लो जैसे डजन होता है, तो एक डजन में 12 होता है, मतलब हमने केले खरीदने गए, ठीक है, बनानास, तो उसमें हम कितने आते हैं 12। और मान लो कोई भी वैल्यू को हमें डजन में शो करना हो तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड तो करते हैं। अगर हम 2 को, अब जैसे मान लो 2 केले हैं, अब उसको डजन में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं 1/6 डजन हम कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ डजन हम यहां पे कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम नंबर ऑफ फैराडे तो कह सकते हैं, क्योंकि सारी बात हम फैराडे में करते हैं ठीक है।
क्योंकि कोई भी वैल्यू हमारे पास आ गई, जैसे मान लो 9 ये हमारे पास वैल्यू है, और मान लो हमारे पास आ गए इसमें 15,000 कूलाम हमारे पास कोई हमने चार्ज दिया, इसको हम फ्राइडे तो लिख सकते हैं, ये टोटल एक फ्राइडे तो कह सकते हैं। जैसे ये हो गया डजन, वैसे ये फ्राइडे भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या, इसका थर्ड केस क्या बनता है, इसको हम डायरेक्ट नंबर ऑफ फ्राइडे भी तो कह सकते हैं, सिंपल। क्योंकि फ्राइडे की फॉर्म में भी हमें क्वेश्चन दे, 4 फ्राइडे 6 फ्राइडे इस टाइप में हमें क्वेश्चन दे सकता है, तो डायरेक्ट हम नंबर ऑफ फ्राइडे भी तो लिख सकते हैं क्यू अपन एफ को, ठीक है, सिंपल। जैसे डजन को कन्वर्ट करना है, या हम कहें कोई भी चीज़ किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो मीटर में, तो अगर मान लो 400 मीटर है, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 400 अबाउ अपॉन में 1000 तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ किलोमीटर, सेम हेयर, ठीक है। ये इसका हो गया केस थर्ड। अब इसके अंदर हम केस 4 देख लेते हैं, ठीक है, केस 4 देख लेते हैं। देखो ये जो हम पढ़ते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, फ़र्क होता है रटने में और कंसेप्ट समझने में, काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। थ्योरी है, लिखी है, मेमोरी में डाली और छाप के आ गए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड, आप बीच में स्किप नहीं कर सकते किसी भी पार्ट को, ठीक है ना। कोई भी बीच में से आप एक छोटी सी लाइन भी नहीं छोड़ सकते हैं, उससे भी बहुत सी चीज़ें निकल जाती, मिस हो जाती हैं। तो आपको अगर रियल में कंसेप्ट क्लियर करना हो ना, तो एक भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो स्टार्टिंग जो इससे हुई है, वहाँ से आपको उसको समझना होगा, और उसके आगे चलते चलते आपको आगे समझना होगा, ठीक है, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो केस 4 है हमारे पास, ये वापस NFIT, ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसको हमने क्यू में चेंज कर लिया था, ठीक है। अगर हम अभी हमने बात की थी फैराडे को अगर हम लिखें तो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और 1 मोल कितना होता है, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल, ठीक है। 1 मोल कितना होता है, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल कितना होता है, 6.03 इंटू 10⁻23 1 मोल कह सकते हैं। 1 मोल में इतने एटम होते हैं, 1 डजन में 12 थिंग्स होती हैं, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। ऊपर देखें तो हमारे पास चार्ज है, तो कोई भी चार्ज आ सकता है, ठीक है। मान लो कोई आ गया, वही अभी हमने देखा था 15,000 कूलाम आ गया, आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन नोट लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ चार्ज कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे हमने मोल में लिया है ना। अब नीचे अगर मोल में लिया तो ऊपर भी हम नंबर में ले सकते हैं। नीचे अगर हमने एटम्स लिया, इतने एटम्स का चार्ज, तो ऊपर भी तो कुछ क्वेश्चन में हमें कुछ एटम्स दिए होंगे, उसका चार्ज दिया होगा यहाँ पे। तो यहाँ हम नंबर ऑफ एटम जो हमें दिया हो क्वेश्चन में कैसे आएगा, कुछ नंबर ऑफ एटम दे देगा, यहाँ पुट कर दो, नीचे आवागाद्रो दो, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, तो कुछ एटम का चार्ज होगा, बस ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये भी हमारे पास कुछ इस टाइप से हो गया। तो ये हमारे पास हो गया केस 4 कि हमें क्वेश्चन में अगर अवोगाद्रो नंबर या कुछ एटम्स के नंबर दिए हों तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया केस 4। क्वेश्चन घुमा, इतनी इसमें इतनी वैल्यू निकल के आएंगी, वो कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ होते हैं कंसेप्ट, यहाँ आपको पता होना चाहिए, बस आपको इससे निकालना आना चाहिए। ये हमारे पास है, इससे सब कुछ निकालना आना चाहिए, तो आप सब कर लोगे, नहीं निकालना तो नहीं कर पाओगे। केस 5 देख लेते हैं। केस 5 में हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखें तो हमें पता ये क्या होता है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ मोल कह सकते हो। पता है ना मैं हमारे पास मोल कैसे कैसे निकालते हैं। मोल हमारे पास जो मास इन ग्राम दिया हो तो अपॉन में हम मोलर मास ऐसे मोल निकालते हैं। एन नोट नंबर ऑफ एटम्स दिए हों, आवागाद्रो से डिवाइड कर देंगे, ऐसे मोल निकालते हैं। कोई वॉल्यूम दिया हो 24 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक मोल में 22.4 लीटर होता है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम में हमारे पास मोल आ जाएंगे। तो इस टाइप से मोल निकालते हैं। यही तो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं। इसको हम नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं, ठीक है। केस 6 लेते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम इस तरफ थोड़ा सा खेल रहे थे, कुछ वैल्यू पुट कर रहे थे, कैसे कैसे चेंज हो सकता है। अब इस तरफ लब मामला थमसा गया है, थोड़ा इस तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वैल्यू थी, ठीक है। अगर हम m को इधर ले आए, अगर हम m को इधर ले आए तो ये हो गया IT अपॉन NF। ये क्या होता है, आप भी दिखाया, मोल वेट गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मोल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू IT अपॉन NF, ठीक है। नंबर ऑफ मोल हो गया IT अपॉन NF। हम इस तरफ से भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसके केस 6। अब इसके अंदर हम साइड में एक नोट डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इस केस 6 देख लिए हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे बाद में। अभी हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक हमें एक कंडीशन है, वो ध्यान में हो तो बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास कंटेनर है, मतलब सेल है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हो रहा है। इलेक्ट्रोड है, सीरीज में है और आपस में कनेक्टेड है, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। और जो तीनों बैटरी हैं, कितनी भी ले लो आप, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन सभी क्या हैं, एक ही बैटरी से कनेक्टेड हैं, सभी एक ही बैटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल जो अभी हमने निकाला था, मोल इक्वल टू हमारे पास जो भी वैल्यू आई थी IT अपॉन NF, इसको मान लेते हैं हम मोल। तो हम मोल को यहाँ पे शो करते हैं N से, नंबर ऑफ मोल, तो N मोल लिख देते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया। इसमें कुछ सॉल्यूशन है, हमें क्या लेने देना, N मोल 2, N मोल 3, इसके मोल्स, इसके मोल और इसके मोल, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम N मोल का भी निकालते हैं, N मोल IT अपॉन NF, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आया था, ठीक है। हम मोल्स में बात कर रहे हैं, मोस्टली हम मोल्स में बात करते हैं, क्योंकि एक एक एटम पे कौन बात करेगा, एक ग्रुप ले लो, तो मोल्स एक ग्रुप ही तो है एटम्स का, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो यहाँ देखो, अगर एक ही बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, तो सभी में इक्वल ही करंट जाएगा, ठीक है। इक्वल ही करंट जाएगा, इक्वल ही टाइम में लगेगा, और सभी का मान लो अगर हम सेम ही कंपाउंड ले रहे हैं, तो ये तो देखो, ये तो वेरी करेगा एक्चुअली, अगर इसमें कंपाउंड अलग अलग हैं, ठीक है। ये किसी और COSO4 का है, या NaCl का है, ये किसी और H2SO4 का है, तो इनका N तो वेरी करेगा, जो इनका X फैक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है, वो तो इसमें वेरी करेगा। अब देखो, इसमें को इसको फर्स्ट वीडियो देखना होगा इसको समझने के लिए,
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं आता तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक्स और एक्स फैक्टर होता क्या है? डिफरेंस, ठीक है। एक्स फैक्टर हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे जो कंपाउंड है वो यहाँ गया और जो डिफरेंस आ रहा है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स में मतलब डिपॉजिट होने में, वो एक्स फैक्टर होता है, ठीक है। आपको निकालना आना चाहिए, हमने फर्स्ट वीडियो में इसको समझा है निकालना। फैराडे आई हमारे पास इक्वल होगी तो कांस्टेंट, टी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा कांस्टेंट, फैराडे भी इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होती है। हमारे पास क्या बचा? तो हम ये कह सकते हैं एन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स फैक्टर के होता है, ठीक है, एक्स फैक्टर की होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका हम रेशियो निकालें, एन मोल 1 एन मोल 2, इससे क्वेश्चन बन सकता है, और एन मोल 3, 1/n1 इसका एक्स फैक्टर, 1/2 इसका एक्स फैक्टर, और 1/3 इसका एक्स फैक्टर। ऐसे हम लिख सकते हैं, चाहे कितनी ही सीरीज हमें दी गई हो, कितने ही दे हो, अगर उनका जो बैटरी है वो कनेक्टेड सेम है तो हम कितने भी बना सकते हैं। 2 के लिए दिया गया हो तो n1/n2 n2/n1, हम इससे वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं n, याद रखना। अगर हमें ये दिया हो तो हम तो इससे देखो, इससे बनाएगा, आपको एक वैल्यू देगा, ठीक है, एक वैल्यू देगा, आपको अलग से एक सेल की वैल्यू देगा, उसका करंट सब कुछ दे देगा, दूसरे में दे के पूछ लेगा कि कितना डिपॉजिट हुआ। मोल हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास हमें पता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। ये एक अलग से साइड में एक चीज़ निकल के हमारे पास आती है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम केस 7 देखते हैं। अब इसके अंदर हम वॉल्यूम का रोल ले आते हैं, मोल का लिए, ठीक है, नंबर्स का लिए, नंबर ऑफ एटम। अब इसके अंदर मोल का भी वॉल्यूम का भी रोल ले आते हैं। इसमें जो वॉल्यूम होता है, यहाँ पे हम वॉल्यूम लेंगे IT/NF इंटू कर देंगे, एक मोल इतना ही होता है, नंबर ऑफ मोल, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अगर इसको भी अगर हम देखें, दोनों हमने ले रखा है, दो, अगर इसको भी हम सीरीज में लगा के देखें, अभी जो हमने देखा है, 2 कंटेनर है, 2 सेल है, एक ही बैटरी से कनेक्टेड है, तो I कांस्टेंट, T कांस्टेंट, F कांस्टेंट, ये होते कांस्टेंट है ही, तो इसको भी लिख सकते हैं ना हम VL1 रेशियो, VL2 रेशियो, VL3 रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/n1 1/n2। रिमेंबर, एक ही बैटरी से कनेक्टेड है 3 सेल, दैट्स वाई ये कांस्टेंट और ये तो नंबर है, ये तो नंबर है, तो कांस्टेंट ही है, तो 1/n3। 2 के लिए लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, n2। वॉल्यूम में दिया हो तो हम ऐसे निकाल लेंगे, और ग्राम में दिया हो तो हम वैसे निकालें जैसे पीछे हमने देखा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम के लिए। अब इसका केस नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। इनके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे हम लास्ट में, अभी सभी केस पर डिस्कस कर लेते हैं, बाद में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है वो आपको पहचाना होगा। केस नंबर 8, ठीक है, वही हमारे पास एक सेल दे रखा है, एनोड है, कैथोड है, बैटरी से कनेक्टेड है दोनों, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम एनोड का और कैथोड का अलग अलग जो भी अभी तक हमने निकाला है, डिपॉजिट होना, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, अगर उनको इन दोनों के लिए इन तीनों के लिए एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, ये भी है, इनके लिए अलग अलग से निकालें तो हमारे पास क्या निकल, एनोड है, तो हम डिपॉजिट कितना होगा, ए कितना ग्राम यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो हम उसको एनोड पे देख लेते हैं। क्या था हमारे पास, MnFiT। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ इसको उठा के यहाँ ले आते हैं,
इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है, ये कितना है, ये मोल ही तो है, तो n मोल इंटू किसका, A का, एनोड का, n IT अपॉन F, ठीक है। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम हमारे पास था IT अपॉन NF 22.4। इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और ये हो गया IT अपॉन F। अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, हमने सब में ये अलग से रखा है, हमने इसको अलग से एक तरफ ले आए। यही सेम चीज़ हम कैथोड के लिए कर सकते हैं। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। यही सेम चीज़ हम कैथोड के लिए कर सकते हैं। वैल्यू को इधर जाओ और IT अपॉन F को हम इस तरफ ले जाते हैं। यही चीज़ हम सेम सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ हम सॉल्यूशन के कर सकते हैं। हम शो का क्या करना चाह रहे हैं, इसका जो RHS है वो बराबर है, तीनों का जो RHS है वो इक्वल है, तीनों का जो RHS है वो इक्वल है। और हमें पता है कि जब RHS इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल होता है। ये हम जानते हैं, मैथ में पढ़ा हो तो आपने, 10th क्लास तक आता है हमारे पास थ्योरम, बड़े हार्ड होती हैं, तो वहाँ अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ जो RHS होता है अगर वो इक्वल होता है तो उसका LHS भी इक्वल होता है। दैट मीन्स बस यहाँ पे क्या करें, कैथोड के लिए C लगा दो और सॉल्यूशन की तो वैल्यू तो सेम आएगी सब में IT अपॉन F साइड में आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सब इक्वल हो गए, आपस में सब इक्वल हो गए। हम यहाँ देखो, ये अगर हम, जगह है बहुत छोटी एक तो, ये हुआ हमारे पास, ये था n मोल इंटू n, और हमारे पास क्या निकल के आया था, एक ये VL, हम A का देख रहे हैं ना, एनोड का n, तो यही चीज ये LHS हो गया। कैथोड के लिए तो सेम लिख सकते हैं, इसको हम कैथोड के लिए भी तो सेम लिख सकते हैं। ये सब इक्वल है। देखो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्या कर देगा, एनोड के लिए आपको डिपॉजिट की वैल्यू दे देगा, उसका मोलर मास दे देगा, और यहाँ पे आपसे कैथोड के लिए, जैसे हम पूरा लिख देते हैं पर n ये था, और एक को क्या था हमारे पास, ये कैथोड के लिए है VC इंटू n। और एक्चुअली यही सॉल्यूशन के लिए है, ये ध्यान रखना, यही चीज़ सॉल्यूशन के लिए है ये, ठीक है। जगह कम है, दैट्स वाई। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, इस केस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट की वैल्यू दे देगा एनोड में ग्राम में, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कैथोड पे कितना डिपॉजिट, कितना वॉल्यूम है, जो डिपॉजिट उसका वॉल्यूम कितना है। तो आपको यहाँ से, मतलब आप दोनों इसको इक्वल, मतलब ऐसे एन ये था, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल में रखना पड़ेगा क्योंकि है तो इक्वल ही। इसका दे के इसका पूछ ले, या इसका मोल दे के इसका पूछ ले। ये इसका मोल दे दिया, इसका हमें, मतलब मान लो हमें ये वैल्यू दे दी, कैथोड के लिए मोल दे दिया, उसका एक्स फैक्टर दे दिया, हमें इसका मोलर मास दे दिया, और हमें इसका भी एक्स फैक्टर दे दिया, और पूछ लिया WA डिपॉजिट कितना हो रहा है, निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन तीनों के साथ खेलना पड़ेगा, ध्यान रखो इन चीज़ों, इसको, इसको और इसको। इससे क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के बन सकते हैं। तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए सभी इक्वल हैं एक दूसरे के, ये इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में तीनों, ये सॉल्यूशन भी है एक्चुअली, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आपस में सब इक्वल हैं, ठीक है। वैल्यू कहीं भी किसी की पुट कर दो, मान लो अपने को दे दिया, जैसे इसका वॉल्यूम दे दिया अपने को एनोड का,
एनोड का दे दिया और हमसे पूछ लिया उसने ये पूछ लिया, हमें पूछ लिया कि एन मोल बताओ, कैथोड पे मोल बताओ, तो इसको इक्वल रख के वैल्यू निकाल लो। ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये निकालना होता है एक्चुअली एक्स फैक्टर, तो ठीक है, ये दिया हुआ है, ये एक्स फैक्टर में निकालना होगा तो हमें इसके मोल पता चल जाए। तो किसी के भी मोल, किसी की भी डिपॉजिट और किसी की वॉल्यूम पूछ सकता है, तो आपको इसका यूज़ करना आना चाहिए कि LHS इक्वल टू RHS, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, रिमेंबर दैट LHS इक्वल टू। जब ये भी ध्यान रखना कि एक ही बैटरी से कनेक्टेड हो, कहीं दो बैटरी लगा दे, ठीक है, अलग अलग करंट फ्लो करवा दे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ये वाला, दैट्स वाई, ठीक है। तो इससे हमें इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं केस नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत सी जो चीज़ें हैं, आपको इतने फॉर्मूले हैं जितने भी हमारे पास हैं, इनको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये समझ में आ गया तो, ठीक है। इससे हम काफ़ी बहुत सी वैल्यू निकाल सकते हैं इससे हम, ठीक है। तो केस नंबर 9, हमारे पास क्या फॉर्मूला था ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और IT इक्वल टू F रख देते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आता है ग्राम इक्विवेलेंट, ये वैल्यू निकल के आती है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम में हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, कुछ इक्विवेलेंट में हमारे पास वैल्यू होगी। कैसे निकालते हैं, जो डिपॉजिट है, जो वेट है, जो गिवन है, जो मोलर मास है, डिवाइड कर दो इसको उसके एक्स फैक्टर से। एक्स फैक्टर नहीं पता अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अगर उसको आपको एक्स फैक्टर निकालना नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी पढ़ने का, क्योंकि अगर ये वैल्यू निकालनी नहीं आई तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक्स फैक्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर इसको नीचे ले आए तो इसको हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट IT अपॉन F, ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम क्या कह सकते हैं Q अपॉन F कह सकते हैं, अभी हमने किया था। इसको हम नंबर ऑफ फैराडे भी तो कह सकते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। मतलब अगर आप नंबर ऑफ फैराडे निकाल लेते हो तो आप ग्राम इक्विवेलेंट बता दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता हो तो आप नंबर ऑफ फैराडे बता दोगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आता है अगर आपको, ये रहा फॉर्मूला, इससे हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। वेट दिया होगा जो डिपॉजिट हो रहा है, उसका मोलर मास जो डिपॉजिट हो रहा है, और अपॉन उसका एक्स फैक्टर, वैल्यू यहाँ से आई तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ फैराडे की, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके बेस के ऊपर। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब है अगर कहीं भी हमारे पास नंबर ऑफ फैराडे इक्वल है, मतलब हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो फैराडे पता है, हमें तो फैराडे पता है तो मोल भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें से सोल्व हो जाती हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं एक्स ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एक्स फैराडे, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। तो अभी हमें पता चला कि हमने जो नंबर ऑफ फैराडे हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर हम सेल को देखें, ये हमारे पास सेल है और एक ही बैटरी से दोनों एक ही बैटरी इसमें काम कर रही है, ठीक है। ये जो चार्ज है हमने माना कि 20 फैराडे हमने इसको दिया, ठीक है।
यहाँ हमने W की वैल्यू हमारे पास है और हमें IT/F की वैल्यू है वो एक टाइप से हमने 20 दे रखी है। हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है और ये सॉल्यूशन के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमें पता है कि अभी हमने LHS इक्वल टू RHS निकाला था W सभी के लिए। तो हम ये कह सकते हैं अगर 20 फैराडे है तो अभी हमने देखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे। तो फैराडे हमें 20, अगर इस बैटरी में हमें 20 फैराडे दे रखा हो चार्ज, दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए 20 ग्राम। 20 ग्राम मीन्स होता है कि एनोड पे कितने डिपॉजिट हो रहे हैं, क्योंकि एक बैटरी 20 ग्राम इक्विवेलेंट, इस पे कितने हो रहे हैं सेम, क्योंकि LH इक्वल टू RHS 20 ग्राम इक्विवेलेंट और सॉल्यूशन में भी कितना हो रहा है 20 ग्राम इक्विवेलेंट। बस अगर चार्ज सेम है तो तीनों पे उसका जो ग्राम डिपॉजिट होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमारे पास देखो एक क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो पढ़ा है इससे थोड़ा सा समराइज हो जाएगा वो कि कैसे क्या होता है। दे रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये दैट इज रिक्वायर्ड टू लिबरेटेड, लिबरेट मतलब डिपॉजिट होता है तो, और गैस होती है वो लिबरेटेड होती है कैथोड या एनोड के ऊपर, तो हम इसको लिबरेटेड कहते हैं। 7-10 ग्राम मतलब डिपॉजिट हो रही है लिबरेटेड, ठीक है, गैस के लिए, ऑफ Cl2 बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो व्हाट वेट ऑफ NaOH का वेट पूछा गया है, मतलब जो सॉल्यूशन में रह गया है, एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। ये हमसे इसने पूछा है। तो हमें देखा जाए तो हमें जो गैस है जो लिबरेटेड हो रही है वो दिया गया है ऑफ Cl2, तो हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, व्हाट वेट ऑफ, और तो कुछ नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं पहले कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज रिक्वायर्ड क्या होता है Mn IT/F, ठीक है। एक्चुअली चार्ज तो ये होता है अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी कितनी हमने दी है तो IT, तो हमारे पास ये Q, ठीक है, हमें ये निकालना है, Q ही निकालना है हमें, ठीक है। W हमें दे रखा है 7-110, M मोलर मास किसका क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन की फॉर्म में पूछा गया है। Cl2 कितना होता है 71, इसका जो N होता है Cl2 गैस तो -2, एक Cl का कितना होता है -1 -2, सॉल्यूशन में क्या था NaCl फॉर्म में, वहां पे हमें Cl2 मिला। देखो एक्स फैक्टर निकाल रहे हैं इसका, तो यहाँ क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, ये हमारे पास पूछ रहा है Cl2 का, सॉल्यूशन में हमारे पास ये NaCl फॉर्म में है, लेकिन हमें जानना किसका एक्स फैक्टर है Cl2 का, तो Cl2 का हमें एक्स फैक्टर जानना है। यहाँ पे कितना है NaCl, नॉर्मल है कुछ नहीं है, प्लस यहाँ Cl2 है -2, कहाँ जमा होगा हमें एनोड के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो एक्स फैक्टर है वो है 2, और ये हमारे पास जो चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आएगी इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगी समथिंग 20 फैराडे, हमें फैराडे था, तो हमारे पास चार्ज आ गया 20 फैराडे। अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था, ठीक है। चलिए फॉर्मूले वाइज कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास आ गया 20 फैराडे। आगे क्या पूछा है, तो व्हाट वेट ऑफ NaOH, हमें ये पूछा है। NaOH हमें कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन में। हमारे पास पहले वीडियो में हमने जब डिस्कशन किया था क्वालिटेटिव, क्या था कि सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास 2 कैटायन हो या 2 एनायन हो, NaCl था सॉरी,
ये थे। इन दोनों में कौन जाएगा एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, और इन दोनों में से कौन जाएगा एनोड पे। तो हम किससे थ्रू देखते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है, H प्लस का, तो कौन जाएगा H प्लस। और इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है, Cl माइनस का, तो एनोड पे कौन जाएगा Cl माइनस, तो बस जाएगा NaOH। तो NaOH सॉल्यूशन में रह गया, तो ये सॉल्यूशन का ही वेट पूछ रहा है, मतलब उसमें कितना NaOH है उसका ही वेट ये पूछ रहा है, ठीक है। उसका ही वेट अभी हमने केस पढ़ा था 7 था, LHS इक्वल टू RHS, एनोड की वैल्यू, कैथोड की वैल्यू एंड सॉल्यूशन में जो वैल्यू है, अगर एक ही बैटरी है, अभी हमारे पास क्या है, एक ही बैटरी है, तो सबकी वैल्यू सेम होती है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो उसके बेस पे अभी देखो हमने दिखाया था कि इसके बेस पे इसका निकाल लेंगे, इसके बेस पे इसका निकाल लेंगे, तो यहाँ निकाल सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे भी शो लिख सकते हैं, WNaOH, नीचे क्या था हमारे पास, मोलर था, ठीक है। हमें इसके अंदर क्लोरीन का बता रखा है, क्लोरीन कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो हम क्लोरीन की फॉर्म में रख सकते हैं, क्लोरीन इंटू N अपॉन, हमारे पास क्या था, हमें कैसे वैल्यू निकालें कि तीनों इक्वल हैं, किसी की वैल्यू रख सकते हैं, हमें केवल ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। और हमारे पास नीचे आएगा क्लोरीन का मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो वो केस 7 समझ में आया, तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। हमें केवल अगर देखो हमारे पास ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये वैल्यू भी है, ये भी वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये तो निकालना है। तो बस वो 3 निकल के आए थे ना, उसको LHS RHS कर करके हमें ये निकालना है। हमें ये वैल्यू पूछा है इसने, इसका वेट पूछा है, इसका जो एक्स फैक्टर होता है 1 होता है ओनली, ठीक है, क्योंकि NaOH सॉल्यूशन के अंदर ही है, कहीं जा नहीं रहा है, कुछ कर नहीं है, तो इसका जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है 1। इसका जो मोलर मास होता है वो 40 होता है। यहाँ पे Cl2 हमारे पास है, इसका हमें दे रखा है 710। इसका जो N फैक्टर होता है 2, Cl2 है, अभी बताया था कैसे होगा। और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 71। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास NaOH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारे पास NaOH की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर एक चीज़ और रह गई हमारे पास, हाइड्रोजन। तो इसमें एट व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अभी हमने यहाँ पे निकाला था ना, इसको वापस यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम वाला ले आओ। H2 कहाँ पे थे, H2 कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर, तो वॉल्यूम किसका ले हम, कैथोड का। अभी हमने जो LHS इक्वल टू RHS निकाला था उसके बेस पे एक्स फैक्टर 22.4, हमें किसके इक्वल रखना है, हमारे पास जो ऑलरेडी है उसके इक्वल रख देते हैं। हमारे पास तो वैल्यू निकालनी है हमें, क्या था, क्या हमारे पास तीनों वैल्यू में है, यही तो है, Cl2 N फैक्टर M Cl2। बस हमें हाइड्रोजन का निकल के आ जाएगा। इसकी N की वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन की भी वैल्यूज होती है 2 होती है, H2 गैस फॉर्म में हमारे पास जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, 22.4। Cl2 की वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू भी 2 होती है, और ये 71। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम लिबरेटेड हुआ है एट कैथोड, वो भी हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेस पर एक क्वेश्चन है, काफ़ी समराइज कर दिया है इसने चीज़ों को, और इसके बेस पे हमें इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट केस डिस्कस करने से पहले हमें 2-3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमें चीज़ को पता होना चाहिए मोलरिटी क्या होता है, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट की हमने मोल ले रखी, नॉट ग्राम, हमने मोल ले रखे हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब इसको हम N से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल n, और इसको हम VL से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो आगे काम आएगा, इसी से रिलेटेड बना के क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट्स वाई ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
अब हम इसको मिली मोल और मिली वॉल्यूम में ले सकते हैं, क्योंकि कई बार जो वैल्यूज जो होती हैं वो ml में दी जाती है। ठीक है, मोल की वैल्यू ml में दी जाएगी, मिली मोल या जो वॉल्यूम है इसकी वैल्यू भी हमें मोल में दे सकते हैं, तो इसको मिली वॉल्यूम, ठीक है, मिलीलीटर सॉरी, तो इस टाइप से भी दे सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरिटी मिली मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml वॉल्यूम मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट n इक्वल टू मोलरिटी और वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर में लिख सकते हैं, और इसको हम ml में लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार चीज़ें वो ml में दे देता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बहुत बार वो ml में वैल्यू दे देता है, तो हमें मतलब लीटर से ml में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमारे पास है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और हमारे पास मोलरिटी है। ठीक है, मोलरिटी को हम स्मॉल m से शो कर देते हैं। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे मोल निकालने हैं, तो मोल हमारे पास क्या होता है कि कोई गिवन मास होता है, गिवन ग्राम में हमारे पास कुछ मास दिया होता है, अपॉन में जिस कंपाउंड का हमें मास दिया होता है उसका अपॉन में मोलर मास कर दो। ठीक है, उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसे तो हमारे पास क्या है, हम W से शो करेंगे, और कोई भी मोलर मास होता है हमारे पास किसी भी कंपाउंड का, और यहाँ पे हम V लीटर लिख सकते हैं। तो ये हो गया मोलरिटी इक्वल टू ये। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ml में कन्वर्ट कर दें, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, ये ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप से हम मोलरिटी का हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें मास दिया हो, मोलरिटी कहीं वैल्यूम दिया हो, तो हम निकाल सकते हैं। इसमें जो हर एक फॉर्मूला जो होता है ना, अपन कंसेप्ट जब क्लियर करने बैठते हैं, जब इनसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो हर एक फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कहीं से भी कुछ भी निकलवा सकता है, अगले की मर्जी है। तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। इसी के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, तो थोड़ा हमें कंसेप्ट समझना चाहिए जिसका, वो आता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला था ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी को हम एन से डिनोट कर देते हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे रहने देते हैं, और इसको हम किस में शो कर, एमएल में भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसको हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब देखो इसके अंदर एक मोलरिटी के अंदर, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें, नॉर्मेलिटी है हमारे पास, इसको हम मोल में लें, और मोल हमें पता है कैसे होता है। ठीक है, नीचे वो था ना हमारे पास, ml में लेते हैं इसको, ये हमारे पास था। तो इसी को कहीं ना कहीं हम मोलरिटी हमारे पास होता है एक टाइप से, या आपका हो, चलो ये तो इसका पूरा रिलेशन आ गया, पर इसका मोलरिटी के साथ एक रिलेशन होता है, वो ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो ये आपको, ये तो चलो फॉर्मूला दे रखा है, हमें नॉर्मेलिटी दिया हो या वॉल्यूम दिया हो तो ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम दिया हो तो। चलो ये तो ठीक है, पर जो इसका जो मेन रिलेशन होता है ना, वो ये होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर। ठीक है, इसको जब हम निकालते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा डेरिवेशन है छोटी सी, तो उससे हमारे पास ये निकल के आता है, वो हम नहीं देखेंगे, कोई मतलब नहीं, हमें ये जो इक्वेशन है वो ध्यान रखनी जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रिलेशन जो है ना मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी के अंदर, जो एक्स फैक्टर से थोड़ा सा आता है, इसके अंदर रोल आता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। मतलब इससे आप क्या होगा कि इसमें होता क्या है, आपको मोलरिटी दी जाएगी, ठीक है, और एक कंपाउंड दिया जाएगा।
अब वो एनोड पे गया, कैथोड पे गया, तो उससे आप उसका एक्स फैक्टर निकालो और उससे हमें नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। नॉर्मेलिटी देखिए हमसे मोलरिटी पूछ लेगा, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली। दोनों देखिए आप एक्स फैक्टर भी निकाल सकते हो इसके अंदर, और एक्स फैक्टर पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर है, ठीक है। क्या होता है H2SO, मतलब अगर हमारे पास NaCl है तो इसका जो कंपाउंड है वो एनोड पे गया, कितना गया, इसके ऑक्सीडेशन में कितना फ़र्क आया, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने गए, लूज हुए, गेन ही यहाँ जाने में इसने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, वो जो डिफरेंस है वही एक्स फैक्टर होता है, हमें पता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। मैं तो ये हमें नॉर्मलिटी पढ़ते हैं तो मैं तो ये इक्वेशन है वो मैन है, ठीक है। तो जब से इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हुआ है मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि इसमें जो एक्स फैक्टर होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो अगर वो नहीं आता तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं आएगा, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं, है ना, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल होता है, यहाँ एनोड पे को जाएगा, कैथोड पे को जाएगा, और सॉल्यूशन में कोई होता है, ठीक है। सबका एक अलग अलग तरीका होता है, वो क्वेश्चन बेस्ड पे होता है कि हमें किसका एक्स फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ कंपाउंड है, ठीक है, बाकी तो आपको निकालना आना चाहिए। बाकी चलो हमारे पास कुछ कंपाउंड है, इनके जो एक्स फैक्टर है वो देख लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास एसिड्स है, ये हमारे पास बेस है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन में हो सकता है, और इसका पूछ सकता है कि इसका निकाल लो आप इसके हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस पूछ ले, ठीक है। कौन कैथोड पे कितना गया, कैथोड पे कितना गया, इसके बेस पे जो फेराडे है इसका मास पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, हमारे पास इसके बेस पे। तो ये कंपाउंड यहाँ मिलेगा हमें। इनका जो एक्स फैक्टर होता है CSOH2 का 2 होता है, क्योंकि देखो अगर COH2 टूटेगा, ब्रेक होगा, तो Ca2 इस पे +2 चार्ज आएगा, ठीक है, इस पे +2 चार्ज आएगा, तो डिफरेंस कितने का हो गया, +2 का। तो इसका एक्स फैक्टर हो गया। NH4H इस पे 1 आएगा, हमारे पास NH4 पे 1 आएगा, जब ब्रेक होगा तो इस पे 1 आएगा। हम केवल सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इस पे भी हमारे पास 1 आएगा और इस पे भी हमारे पास 1 आएगा, तो दैट्स वाई इनका जो एक्स फैक्टर है 2 1 1 1, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। HCl ये भी जब ब्रेक होगा तो इस पे -1 +1, तो हमारे पास +1 है। रिमेंबर दैट हम केवल सॉल्यूशन में बात करें जब यहाँ इनमें ब्रेक होंगे, बिफोर एंड आफ्टर इनमें कितना चेंज आया है एक्चुअली। अब आगे हम और डिस्कशन करेंगे, जो कैथोड पे जाएंगे, कुछ एनोड पे जाएंगे, तब क्या होता है, तब अलग होता है, ठीक है। HBr ये भी -1 +1, HNO3 ये भी हमारे पास किस में टूटेगा, -1 +1 में। ये हमारे पास क्योंकि SO4 -2, तो ये हमारे पास इसमें जब ब्रेक होगा तो +2 चार्ज आएगा, इस पे हमारे पास -1 आएगा, इस पे +3 सॉरी, एंड इस पे +2। तो इस टाइप से हमारा है, तो हम एक्स फैक्टर से निकाल सकते। तो ये हमारे पास कुछ एसिड एंड कुछ बेस, कुछ के और एक्स फैक्टर देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर हमारे पास सोल्ट दिया हो, मतलब यहाँ सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्ट दिया है, तो NaCl है, इसका 1 होता है। रिमेंबर वापस मैं वही बात कर रहा हूँ, इनका अलग अलग होता है। जब सॉल्यूशन में होता है तब एक्स फैक्टर अलग होगा, और जब यहाँ पे मूव करेगा कैथोड या एनोड पे तब अलग होता है एक्स फैक्टर। वो उनका ऑक्सीडेशन, उनमें जो इलेक्ट्रॉन चेंज आया है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आप देख ली। NaCl टूटेगा तो -1 +1, CaCl2 -2 +2, ये इस पे +3 होता है, ये -3 हो गया। चलो ये तो हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। इसका 6 होता है, इसका हम टोटल का देखेंगे। रिमेंबर दैट हम अगर पूरा कंपाउंड यहाँ पे है तो हम टोटल का देखेंगे, आगे देखते हैं। चलो अब क्या हुआ कि जो मान लो AlCl3 है, टूटा, और जो Al है ये किस पे जाएगा, कैथोड पे। अब यहाँ जो था और यहाँ गया, तब जो इसमें फ़र्क आया है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में या इसके इलेक्ट्रॉन्स में, वो इसका एक्स फैक्टर है। तो यहाँ देखिए जब AlCl3 में था तो यहाँ पे 0 में था, ठीक है, नॉर्मल कोई चार्ज में नहीं था। ब्रेक हुआ, टूटा, यहाँ गया, हमारे पास +3, ऐसे Ca +2 गया, 2 SO4 2- इस पे गया, 2 -3 3 Cl -1 1। इसी टाइप से हमारे पास आयंस के हैं, सोडियम का होगा 1, पोटेशियम का 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बेरिलियम का 2 1 2। ये हम जानते हैं एक्चुअली, बस ये इसका एक्स फैक्टर होता है, आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा,
वापस वही कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना होगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कॉमन जो हमारे पास जो सेल होते हैं उनमें जो ये उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनके हमारे पास ये एक्स फैक्टर है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी बेस पे हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने का तरीका होता है जो ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, या हम जो गिवन मास है और मोलर मास, अगर इसको हम एक्स फैक्टर जो हमारे पास होता है उससे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या, इसको हम एक वैल्यू मान लेते हैं ई। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इससे हम, ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा एक्स फैक्टर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एम। तो ये होता है क्या हमारे पास मोल। तो ये जो रिलेशन है ये ध्यान रखना, इसकी बेस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया मोल मल्टीप्लाई एक्स फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये रिलेशन हमने अभी देखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान रहना होना चाहिए, मतलब ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये बस एक रिलेशन है जो बताना था। ठीक है, तो इसके अंदर जो लास्ट केस आता है हमारे पास, केस 10, एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट केस इसके अंदर आता है, इसमें देखो ग्राम इक्विवेलेंट की कहानी बताता है। ठीक है, इसमें एक ग्राम इक्विवेलेंट की कहानी बताता है। देखो अगर इसको समझो, अगर एक सेल है वो एक ही बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, और इसका मान लो कोई चार्ज है 10 फैराडे मान लो, तो इससे अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, चलो ये हमें दिया है या हमने निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू होगी 10 ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू भी 10, एनोड की, कैथोड की और सॉल्यूशन इनकी वैल्यू सेम होती है। यही होता है ग्राम इक्विवेलेंट, और इससे हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें फैराडे पूछा हो या और कुछ भी पूछा हो तो हम इसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, तो इसका जो केस 10 है वो देखते हैं। केस 10 ये कहता है, ठीक है, कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो 1 फैराडे होता है। कहीं भी आपको 1 ग्राम दिया हो तो 1 फैराडे आएगा। कहीं भी किसी भी चीज़ का अगर क्वेश्चन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हो तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 फैराडे आएगी। चलो इसके आगे हम थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। और अगर यही मोल में बात कर ले कि भाई मोल में है, मोल ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसमें जो है एक्स फैक्टर का रोल आएगा। ठीक है, अगर मोल में दे दे तो हमें एक्स फैक्टर निकालना होगा, तो उतना फैराडे आएगा। ये होता है केस 10। ठीक है, आई थिंक समझ नहीं आया होगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। रिमेंबर दैट कि ग्राम इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं अभी देखा था हमने। ठीक है, ऐसे हम ग्राम इक्विवेलेंट, एक्स फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर चीज़ में, तो ऐसे हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, जो चार्ज है यहाँ पे ग्राम मान लो, इसको हम वैल्यू दी गई है कुछ हमें। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमें कई बार चार्ज पूछ लेता है क्वेश्चन में, हमें ये जो बैटरी का चार्ज है ना, मतलब कि मान लो जैसे हमारे पास H2O है, ठीक है, ये H+ और OH- टूटा और एनोड, एक एनोड पे गया एक कैथोड पे गया, तो इनका चार्ज पूछ लेगा कि इनके अंदर कितना चार्ज गया, कितना फैराडे चार्ज इसके अंदर लगा, कितना इसके अंदर लगा और कितना सॉल्यूशन में था उसमें लगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एक्चुअली। ठीक है, इसके बेसिस तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमें पता है तो हम इजीली सभी का बता सकते हैं कि किसका कितना कहाँ पे क्या हुआ। चलो देखेंगे। चलो फिलहाल ये केस लास्ट केस है वो देख, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहीं भी दिया हो उसकी वैल्यू 1 फैराडे आएगी। ठीक है, और अगर यही चीज मोल में दे दी हो, मतलब मोल मतलब 6.2, ये अगर हमें इसमें दे दी हो तो उस कंपाउंड का एक्स फैक्टर डिपेंड करेगा कि उसका एक्स फैक्टर कितना है। जैसे मान लो हमने H2O लिया, ठीक है, H2O हमने लिया
ठीक है। चलो H2O में हमने O2 को ले लिया, ठीक है, हमने H2O में O2 को ले लिया। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं एक्चुअली, तो इसकी जो वैल्यू आती है एक्स फैक्टर की वो 4 आती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 आती है। और अगर हमें ये दिया गया हो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, तो बताओ इसका कितना चार्ज आएगा, तो हम कह देंगे 1 फैराडे। लेकिन अगर मोल में दिया हो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका हमें चार्ज बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है, तो इसका जो O2 का होता है, अभी हमने शुरू में निकाला था, कितना होता है ऑक्सीजन, इसका होता है O2 का 4, तो इसका जो एक्स फैक्टर 4, तो 4 फैराडे। ये फ़र्क होता है बस मोल में और ऐसे दिया गया हो, बस ये होता है केस 10। इसके बेस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है ग्राम इक्विवेलेंट। तो अभी हमने जो समझा था कि ग्राम इक्विवेलेंट और फैराडे में क्या रिलेशन होता है, इसको हम एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये कंपाउंड है MnO4-, ठीक है, मैंगनीज का ऑक्साइड हमारे पास दिया हुआ है, ओके। अब इसके अंदर देखो, तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स आ गए, ठीक है, और एक ही बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 1 ग्राम, अब इससे MnO4- से Mn+2 बन रहा है, मतलब यहाँ पे MnO4- हमारे पास है, MnO+2 निकल के किस पे गया, कैथोड पे, यहाँ से गया कैथोड पे। अब इसका एक्स फैक्टर निकालो, तो वैसे तो एक्स फैक्टर इसका +5 आएगा, क्यों, देखो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मैंगनीज का +7, क्योंकि एक्स माइनस ऑक्सीजन का -2, तो 4 है, -8, और ये फॉर्मल चार्ज है, इक्वल में आ जाएगा -8 को इस तरफ ले तो कितना आएगा 7, +7, और यहाँ पे +2 है, तो इसका जो एक्स फैक्टर है वो 5 है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हो, 1 ग्राम, मोल में नहीं है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, तो कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं, हमें देखना ही नहीं है कि आगे क्या है, इसकी वैल्यू होगी 1 फैराडे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 मोल MnO3O4, MnO3 इससे MnO4- से Mn3O4 बना। अब इसे मोल दिया है, इसका मतलब इसके अंदर हमें एक्स फैक्टर देखना होगा, मोल दिया है तो इसके अंदर हमें एक्स फैक्टर इसका देखना होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें मैंने क्या कहा था कि आपको NF एक्स फैक्टर होगा वो फैराडे से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका N फैक्टर निकालें, हमने ये पहले निकाला हुआ है, तो MnO4- से है Mn3O4, ठीक है। कैसे निकाला था, इसका तो +7 और इसका हमारे पास कितना आया था +8, लेकिन 3 मैंगनीज है, दैट्स वाई हम 3 बार इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे लेंगे, तो 3 वैल्यू लेंगे इसकी मैंगनीज की, तो +7 +7 +7 या मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 7 को, 21 से 8 गया, कितना बचा 13, तो इसका जो फ़र्क आएगा वो 13 आएगा। दैट मीन्स इसका जो आएगा हमारे पास तो 13 फैराडे, ये हमने निकाला था। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बस 1 ग्राम दिया, आगे देखो मत क्या है 1 फैराडे। 1 मोल मैग्नीज, 1 मोल में, अब फर्क देखो इसके अंदर कितना है, मतलब मैग्नीज निकल के कहीं गया, +7 है और यहाँ पे 0 है, कितने का फ़र्क है 7 का, तो और मोल है तो हमारे पास 7 फैराडे, ओके। 1 ग्राम, बस 1 ग्राम दिया है तो 1F, आगे मतलब ही नहीं है हमें पास क्या है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट और फैराडे के बीच में रिलेशन है, बस इसको समझना है। इस टाइप से देख सकते हैं कि कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 10 मोल ऑफ MnO4- टू गिव मैग्नीज, ऐसे भी दे सकता है। इसके लिए जो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, उससे इसको हम कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मोल एक्स फैक्टर, इससे हम इसको कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कितना 10, और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इक्वल टू फैराडे, तो मोल दिया हुआ हमें 10, एक्स फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। MnO4- से बना मैग्नीज, कितने का इसके अंदर अभी निकाला है, यहाँ पे +7, ठीक है, इस पे 7 है, इस पे 0 है, तो कितने का फर्क आएगा 7, तो हो गया 17 ग्राम इक्विवेलेंट 17 आ गया, क्या होता है इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे
फैराडे, तो ये हो गया 17 फैराडे। तो इस टाइप से जो ग्राम इक्विवेलेंट है और जो फैराडे है उसका रिलेशन काम आता है, ठीक है। वैल्यू इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए, उसके बेस पर आप इसको कर सकते हैं इजीली। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट आता है हमारे पास H2O के लिए। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें एक्वस मीडियम में कोई कंपाउंड का मिलना लगभग होता ही है, एक्वस मीडियम में दिया गया होता है, तो हमें H2O के बारे में पता होना जरूरी है। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि H2O जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास O2 बनता है, और इसका जो चेंज आता कितना था 4 का, हमें पता है। तो इसका जो X फैक्टर होता है 4। H2 जब इसका रिडक्शन होता है तो H2, इसका जो X फैक्टर आता है, नंबर आता है, वो आता है 2। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो हमने एनोड पे देख लिया, कैथोड पे देख लिया, लेकिन हमने सॉल्यूशन में नहीं देखा एक्चुअली इसका क्या होता है X फैक्टर। हमने यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, लेकिन ये सॉल्यूशन तो देखा ही नहीं ना। तो इस सॉल्यूशन का जो X फैक्टर होता है इसका, वो होता है 2। ध्यान रखना, अलग अलग है क्वेश्चन में, कैसे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान रखना कि H2 पूछा है, O2 पूछा है, क्या पूछा है। तो इसका जो X फैक्टर होता है H2O का 2, H2 का 2, O2 का 4, ठीक है। तो ये इस एक थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। तो इसी के अंदर हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ फैराडे भी आता है एक्चुअली, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, और एक्चुअली इसका केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने देखा था कि आपस में 3 कनेक्टेड होते हैं सेल अपने सीरीज में, और एक ही बैटरी से कनेक्टेड हो, तब क्या होता है। तब हमने देखा था इनकी वैल्यू सेम आती है, हमने देखा था एक्चुअली, ठीक है। बस इसी के अंदर ये क्या बताएगा हमें, इसके अंदर हमें ये बताना चाह रहा है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, जो डिपॉजिट होता है सब्सटेंस यहाँ से सॉल्यूशन से इसके ऊपर, और जो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो, सभी का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। ये हमें इसके सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में बताता है, ठीक है। कुछ भी ध्यान रखने वाली बात नहीं इसके अंदर। ये हमारे पास होता है, ये तो सेम है क्योंकि एक ही बैटरी से कनेक्टेड है सभी, ये तो सेम है, ये कांस्टेंट है, ये सेम है। Mn हमने निकाला था, क्या था E, रिमेंबर हमने देखा था इसका हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाला था, तो क्या था हमारे पास, कुछ इस टाइप से था। तो इसको हमने क्या माना था, तो ये इक्विवेलेंट मास, एक्चुअली ये इक्विवेलेंट मास है। इसके फॉर्म में भी हमें क्वेश्चन दे सकता है, रख लेते हैं ध्यान। तो हमारे पास ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मतलब तीनों में जो इनका जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो सेम होगा एक्चुअली। कहने का मतलब ये है, अगर सेल्स हैं वापस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, बट एक ही बैटरी से कनेक्टेड है, तो सभी का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो सेम होगा। ये हमने थोड़ी देर पहले समझा था एक्चुअली, थोड़ी देर उससे और पहले जाए तो हमने यही समझते आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम इस वैसे ही बस इसका रेशियो निकाल सकते हैं हम, अगर हमें वैल्यू दी हो तो इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं, बस हो गया। ये इसका सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है, सिंपल, कुछ नहीं है। बस वही जो हमने एक सेल के लिए दे रखा था कि उसके अंदर अगर चार्ज आ रहा है वो सेम है, तो उसका जो सभी का जो ग्राम इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगी सबकी सेम होगी, ठीक है। और यहाँ पे बस वही चीज़ को वापस इसने शो कर दिया जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये होगा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट फर्स्ट था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। हमने फैराडे लॉ, डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और कुछ नहीं, आपको वैल्यू दी गई होगी, बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, बस ये इसकी डिमांड है। और जो सबसे मेन है इसके अंदर वो आना चाहिए कि आपको एक्स फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स फैक्टर निकालना नहीं आया तो सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कौन डिस्चार्ज होगा एक्चुअली। फिर उसके बाद हमने देखा कि फैराडे के 10 केस डिस्कस किए हैं। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको वैल्यू दिखाई जाएंगी, ठीक है, और बस वैल्यू पुट करनी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसका जो पार्ट 2 है वो स्टार्ट करेंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्टिविटी, आयंस में कन्वर्ट होंगे, तो आयंस आपस में फ्लो करेंगे तो करंट होगा, तो कंडक्टेंस होगी। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। इसका ये पार्ट फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइसिस।